नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। किसान आंदोलन का समर्थन और सरकार की आलोचना करने वाले अनुराग कश्यप और फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू समेत कई सितारों पर आयकर के छापे पड़े हैं। इनमें विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल और मधु मंटेना भी शामिल हैं। शाम को खबर आई कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से आयकर विभाग ने पुणे के होटल में पूछताछ भी की है। क्या अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे कलाकारों को सरकार के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन की कीमत चुकानी पड़ रही है? उनके घरों और दफ्तरों में हो रही छापेमारी पर कांग्रेस और एनसीपी ने यही राय जताई। जिस तरह से अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, इनके घर और दफ्तरों पे इनकम टैक्स के छापे डाले गए हैं, निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। अनुराग कश्यप हो या तापसी पन्नू हो, जिनके बारे में आज जो बातें सामने आईटी रेड के माध्यम से बताई गई है, ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल तो रोज का ये मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने के लिए ये आजकल माध्यम हो गया है और केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास केंद्र का हो रहा है। बुधवार सुबह आयकर विभाग की कई टीमों ने एक साथ बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल, विक्रम आदित्य मोटवानी और मधु मंटेना के साथ फैंटम फिल्म्स और स्वान कंपनी के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। हालांकि ये साफ नहीं हुआ कि ये टैक्स चोरी कब की गई और कुल कितने की टैक्स चोरी है। जांच टीम की ओर से बस इतनी जानकारी मिली कि स्वान कंपनी के कुछ खातों को फ्रीज कर दिया है, बाकी की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। आयकर विभाग के मुताबिक छापेमारी के केंद्र में फैंटम फिल्म्स है। 2013 में बनी फैंटम फिल्म्स में अनुराग कश्यप, मधु मंटेना, विकास बहल और विक्रम आदित्य मोटवानी साझेदार थे। इन चारों में हर एक का 12.5% हिस्सा था, बाकी 50% रिलायंस इंटरटेनमेंट के थे। 2018 में फैंटम फिल्म्स बंद कर दी गई। मधु मंटेना ने बाकी 3 साथियों का हिस्सा खरीद लिया और मैड मैन वेंचर के नाम से नई कंपनी बना डाली। इसी सौदे को आधार बनाकर आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि ये कोई बदले की कार्रवाई नहीं है। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। सूत्रों के मुताबिक तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से आयकर विभाग की टीम पुणे के एक होटल में पूछताछ कर रही है। अभी इन कलाकारों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। मुंबई से अपने सहयोगी प्रशांत सिसोदिया के साथ नई दिल्ली से मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए चुनावों में से आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई है, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट जीतकर सबको चौंका दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे अच्छे काम का नतीजा बताया है। आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर में जश्न मन रहा है। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों में से 4 सीटें आपने जीत ली हैं। पार्टी के मुताबिक ये सरकार के अच्छे काम पर जनता की मुहर है। तो मैं समझता हूं कि आज जो नतीजे आए हैं, शायद ये एक आगाज है कि अगले साल जो एमसीडी का चुनाव होगा उसमें किस तरह के नतीजे आने वाले हैं। तो मैं बड़ा इंतजार कर रहा हूं कि जिस दिन एमसीडी के अंदर अपनी सरकार बनेगी, हम दिल्ली को एकदम चमका देंगे। आम आदमी पार्टी ने त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। शालीमार बाग सीट बीजेपी से छीनी है। रोहिणी सीट 2017 में बीएसपी ने जीती थी, इस पर भी आपने कब्जा कर लिया। जबकि पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर की चौहान बांगर सीट कांग्रेस ने आपसे छीन ली। का बहुत
बीजेपी 5 सीटों में से एक भी नहीं जीत पाई। हम अगला जो 2022 का निगम चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी में निगम ने बहुत अच्छा काम किया है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है 2022 का चुनाव हम नई ऊर्जा के साथ लड़ेंगे, जो कमियां रहेंगी उनको सुधारते हुए। एक सीट जीतकर कांग्रेस ने सबको चौंकाया और अपने लिए उम्मीद जिंदा रखी। वन साइडेड इलेक्शन था, लगभग 11,000 के आसपास से हमारी जीत हुई है। वन साइडेड इलेक्शन था, कुछ नहीं मिला दूसरी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल से हमारा इलेक्शन था। हर चुनाव अहम होता है, हर चुनाव की अहमियत अलग अलग होती है। वो बात अलग है कि अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टियां हर चुनाव की अहमियत घटाती बढ़ाती हुई दिखती हैं। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी इन चुनावों को बहुत अहम चुनाव बताए या बीजेपी ये कहे कि 5 सीटों पर उपचुनाव कोई स्पष्ट संकेत नहीं देते, तो ये कोई बहुत हैरत वाली बात नहीं है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और कोविड का टीका लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय आपको जो सर्टिफिकेट दे रहा है, उसको लेकर अब राजनीतिक सवाल खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि इस सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री का फोटो उन राज्यों में आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है जहां चुनाव हो रहे हैं, इसे हटा देना चाहिए। बीजेपी कहती है कि ये पूरे देश में चल रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रधानमंत्री ने जब कोविड का टीका लिया होगा तो उनको अपनी तस्वीर वाला सर्टिफिकेट मिला होगा। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, तस्वीर हटनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में प्रधानमंत्री वाजपेयी का चेहरा हुआ करता था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और चुनाव आयोग ने चेहरा ढकने का आदेश दिया। वो सरकारी जगह था, गवर्नमेंट का पैसा से गवर्नमेंट जगह पर हुआ था, इसलिए गवर्नमेंट उसको निकाल दिया। प्राइवेट जगह पर नहीं होता है, वो प्रक्रिया चल रहा है ना पहले से। कोई अगर जो योजना शुरू हो जाता है ना, उसको बंद नहीं करता बीच में। तृणमूल ने चुनाव आयोग का ध्यान इस तरफ भी खींचा है कि मंगलवार को कोलकाता के इस आयोजन में बीजेपी नेता ने कथित तौर पर 60 पार के कीर्तन गायकों के लिए पेंशन का वादा किया। इस तरह के विज्ञापनों की जांच चल रही है। इस पेट्रोल पंप में एक नहीं दो एडवर्टाइजमेंट है जिसमें प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को निकल के एग्जामिन करना पड़ेगा कि ये जो एड्स हैं ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को वायलेट करती है या नहीं। चुनाव आयोग की टीमें सरकारी संपत्ति से राजनीतिक बैनर और झंडे हटवा रही है, लेकिन कोविड के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री के चेहरे का क्या होगा? तृणमूल कहती है उसे उम्मीद है, चुनाव आयोग निराश नहीं करेगा। कोलकाता से मोनीदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर हुई फायरिंग के मामले में एक नई बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक आयुष ने अपने कारोबारी दुश्मन को फंसाने के लिए खुद अपने ऊपर गोली चलवाई थी। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी सांसद के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर पर देर रात पुलिस नजर आ रही थी। बीजेपी एमपी के बेटे को गोली लगने की खबर से अफसर हलकान थे। बेटे पे गोली चलने की खबर सुनते ही एमपी कौशल किशोर भी वहां पहुंचे। उसने कहा कि जो है मेरे ऊपर नीचे में साले के साथ उतरा था, घर से निकला था और फिर मेरे ऊपर गोली, एक गाड़ी खड़ी थी उसमें से निकल के लोगों ने चलाया। मैंने कहा पहचाना, तो उसने कहा हमने किसी को पहचाना नहीं। कौशल किशोर का बेटा प्रेम विवाह के बाद अलग रहता है। उसका कहना है कि रात को 2 बजे खाना खाने के बाद वो अपने साले के साथ टहलने निकला था, तभी एक काली गाड़ी से उस पर गोली चली। पुलिस को यह हजम नहीं हो पा रहा था कि रात को 2 बजे कौन खाना खाता है और कभी खाना खाना भी पड़े तो 2 बजे रात में टहलने कौन जाता है। ऐसे में पुलिस ट्रॉमा सेंटर में मौजूद उसके साले आदर्श को पूछताछ के लिए थाने ले गई। उसने सब उगल दिया। जो मेरे सालन ने वो बता रहा हूँ, बताओ। उसको बताने के बाद मुझे इसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, जिसका नाम नहीं। कभी जेल गया हो तुम? कभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी उनको? हाँ? आयुष अपने साले के बयान की खबर लगते ही फरार हो गया। उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया।
पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जब हमने सांसद जी के बेटे के साले आदर्श से पूछताछ की तो उसने घटना को पूरी तरह से कबूला। उन्होंने ये बताया कि हाँ, गोली उन्होंने ही चलाई थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये गोली उन्होंने अपने बहनोई के कहने पर चलाई थी। उनका ये भी कहना था कि बहनोई जब इनको कहा था गोली चलाने के लिए हिचकिचाए, मना की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। आयु से पूछताछ करेंगे। आयु से पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण है, तो वही बता पाएगा कि उन्होंने ऐसी घटना क्यों कराई। शातिर अपराधियों के लिए अक्सर एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, लेकिन यहां लगता है कि MP के बेटे ने सिर्फ कच्ची ही गोलियां खेली थी कि झूठ बोलते ही फौरन पकड़ गया। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और हरियाणा में अब प्राइवेट नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा विधानसभा में बिल पास होने के 4 महीने बाद राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने NDTV से कहा कि इससे किसी का रोजगार नहीं छीना जाएगा। ये नए रोजगार में हरियाणा के युवाओं को हिस्सेदारी दिलाएगा। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस कानून को लेकर प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, जो गुड़गांव में हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने यही बात कही कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डोमिसाइल का एक रेस्ट्रिक्शन ना हो। उसको किस तरह से आप एड्रेस करेंगे या पहले कोई बातचीत हुई थी कानून लाने से? 8 दौर की चर्चा इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्स से हुई थी, जिसमें एसोसिएशंस भी थी, इनके फोरम्स भी थे और बड़ी MNCs भी और छोटी MSMEs भी थी। और सबसे चर्चा करने के बाद ही हमने इस बिल को ड्राफ्ट किया था, जो आज लॉ के तौर पर प्रदेश में इनेक्ट हुआ। पहली चीज, ये किसी भी पुराने रोजगार को छीनने का काम नहीं करेगा, केवल मात्र आने वाले भविष्य में जो नए रोजगार आएंगे उसके अंदर हरियाणा के युवाओं को हिस्सेदारी दिलाएगा। लेकिन दुष्यंत जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर हर राज्य ऐसे कानून ले आए तो फिर जो डाइवर्सिटी की बात, सवाल उठाने वाले लोग हैं, इनको जरूर ये बताना चाहूँगा कि प्रदेश ने कोई ड्रैकोनियन लॉ लागू नहीं किया। हमने कोई भाषा पे, धर्म पे, जाति पे लॉ लाने का काम नहीं किया। महाराष्ट्र में 37 साल से एक लॉ है जो मराठी बोलने वाले लोगों को 80% अधिकार देता है। हमने तो एक कानून लाने का काम किया है कि कोई भी हरियाणा में 5 साल से रह रहा है, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो इस प्रूव के अंदर अप्लाई कर सकता है। और मुझे लगता है GST की प्रोविजन आने के बाद हमें लोकल कैंडिडेट्स को प्राथमिकता इसलिए भी देनी पड़ेगी क्योंकि आज हम एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट से कंजम्पशन बेस्ड स्टेट बनने की ओर भी जाने का कदम उठाएंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर में इतना ही।